सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि हमने हर एक विषय को आपके हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पढ़ाया है। हर एक विषय का हमने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं। हर एक विषय के पवन सीरीज राजन सीरीज को हमने कम्प्लीटली करवा दिया है और अब हम सभी विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी सॉल्व करवा रहे हैं। इंग्लिश विषय का ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। 2015 से लेकर के 2019 तक के सभी क्वेश्चन पेपर्स को कम्प्लीटली सॉल्व करवा दिया है। अब यहाँ पर हम 2017 का हिंदी विषय का भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने जा रहे हैं और हर एक विषय का आपको हमारे चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व मिलेगा। तो चलिए हम हिंदी विषय का भी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको ऑलरेडी पता ही है कि 25 नंबर का हिंदी का पेपर होता है, 1 घंटे का समय मिलता है आपको। तो चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सबसे पहले यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। किशोरी लाल गोस्वामी, जयशंकर प्रसाद, इंसा अल्लाह खां या फिर प्रेमचंद? तो राइट आंसर है ऑप्शन सा, इंसा अल्लाह खां की कहानी है रानी केतकी की कहानी। क्वेश्चन नंबर 2 है, कवि का स्त्रीलिंग है। ये बात मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि ये केवल आपके डीएलएड के एग्जाम में ही नहीं बल्कि ये बार बार यूपी टेट सुपर टेट में भी पूछे हुए क्वेश्चन हैं कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो मोस्टली बच्चे लगाते हैं कवित्री, कवित्री या कवित्री लगा देते हैं और इस तरीके से भी लिख देते हैं, लेकिन ऑप्शन आ भी गलत है, ऑप्शन बा भी गलत है, ऑप्शन सा भी गलत है। राइट क्या है? कवित्री। याद रखिएगा कि कवि का जो स्त्रीलिंग होता है वो कवित्री होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी 2017 में पूछा गया है और आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, व्याकरण में वचन का सही अर्थ बताइए। एक वचन और बहुवचन से क्या मतलब होता है? आपको पता है वचन क्या बताते हैं? संख्या ही तो बताते हैं। ऑप्शंस दिया हुआ है, प्रतिज्ञा, बोली, भाषा, संख्या। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ब, संख्या। क्वेश्चन नंबर 4 है, अच्छाई, मानवता, बचपन किस संज्ञा के उदाहरण हैं? तो आपको अच्छे से पता है अच्छाई, मानवता, ईमानदारी ये सभी हैं भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल। तो ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा यहाँ पर जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और द्रव्यवाचक भी दिया हुआ है, लेकिन जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सा, भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा परिमाण बोधक विशेषण है? परिमाण का मतलब किसी से क्वांटिटी का बोध हो रहा है कि संख्या कितनी है, वो वस्तु कितनी है। तो कैसा, इससे तो किसी तरीके के परिमाण का बोध हो नहीं रहा है। लाल, इससे तो कलर पता चल रहा है कि हाँ किसी चीज का कलर लाल है। तिकोना, इससे आकृति पता चल रही है कि हाँ आकृति तिकोनी है। लेकिन ये थोड़ा को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सम कहते हैं। चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, क्या बताता? किसी चीज की क्वांटिटी बताता ना कि ये सामान इतना ज्यादा हो गया, ये इतना कम है। तो ये क्या हुआ? ये चीज हो गई क्वांटिटी बताने वाली। तो ये जो थोड़ा है ये क्या हो गया? परिमाण बोधक विशेषण हो गया। इसके बाद अब हम अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 6 है, प्र उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द। प्र उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द लिखिए। तो चलिए हम देखते हैं 2 शब्द। तो प्र उपसर्ग से बनने वाले शब्दों में प्रकार, प्रगति, प्रचार, प्रसार, यहाँ पर मैंने 4 शब्द ले लिए हैं। इसमें से आप दो याद रख सकते हैं, लेकिन अगर आप 4 याद रखेंगे तो एग्जाम में अगर मान लीजिए 4 पूछता है तो चारों का आपको पता होगा। इसके अलावा अब हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय का मतलब प से प्रत्यय, प से पीछे। मैंने आपको बार बार समझाया है कि वे शब्दांश होते हैं प्रत्यय जो शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं या फिर शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं। जैसे कि धन में अगर हम वान जोड़ देंगे तो ये वान जो प्रत्यय है पीछे लगा है ना शब्द के, तो ये शब्द के पीछे लग करके क्या बना दे रहा है? धन, धनवान, धनवान हो गया। लौकिक में कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय है। ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि लौकिक में कौन सा प्रत्यय है, तो इक प्रत्यय है। तो इस तरीके से जो प्रत्यय होते हैं ये शब्दों के पीछे लगते हैं। तो याद रखिएगा आप, प्रत्यय पीछे, उपसर्ग आगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, काल कितने प्रकार के होते हैं? आप सभी को पता है ये बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है कि काल कितने प्रकार के होते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, अनुकरण वाचन किसे कहते हैं? अनुकरण वाचन चलिए देखते हैं किसे कहते हैं। शिक्षक के द्वारा बोले गए पाठ्यक्रम शब्दों को सुनकर जब बच्चे बोलने में उसका प्रयोग करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुकरण वाचन कहते हैं।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है मौन वाचन के दो उद्देश्य लिखिए। मौन वाचन का मतलब होता है मन में पढ़ना। मन में पढ़ने का मतलब अगर आप मन में चीजों को पढ़ोगे तो आपके अगल बगल जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो डिस्टर्ब नहीं होंगे, या आप अगल बगल के लोगों को आपसे कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पर जो पहला उद्देश्य है वो यही हो गया कि दूसरों को किसी प्रकार की बाधा पहुंचाए बिना पठनीय सामग्री का भाव ग्रहण करना, और दूसरा हो गया अवकाश के क्षणों का सदुपयोग करना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकारों के नाम लिखिए। तो चलिए देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, बोलने वाला जो होता है जैसे कि मैं और हम। दूसरा है मध्यम पुरुष, जिससे बोला जाता है तू, तुम, आप। इसके अलावा तीसरा है अन्य पुरुष, जिसके विषय में बोला जाए जैसे कि वह, वे, उन्होंने आदि। क्वेश्चन नंबर 12 है गद्य और पद्य में अंतर लिखिए। तो दोस्तों दैनिक व्यवहार में गद्य का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। हम अपने भावों एवं विचारों को प्रायः गद्य में ही अभिव्यक्त करते हैं। दूसरे के भावों एवं विचारों का बोध गद्य के ही द्वारा सरलता से होता है। गद्य की वाक्य रचना में अर्थ तत्वों की प्रधानता होती है और भाषा व्याकरण समस्त एवं व्यवस्थित होती है। पद्य में अनुभूति की प्रधानता होती है। पद्य का संबंध संवेदना, भाव, रागात्मकता एवं कल्पना से है। अब गद्य और पद्य में अंतर इस प्रकार है। गद्य में वाक्य, विराम इत्यादि के नियमों का पालन किया जाता है, जबकि पद्य में नियमों का कोई बंधन नहीं होता है। पद्य में गति एवं लय की विशेष भूमिका होती है, जबकि गद्य में लय की कोई भूमिका नहीं होती है। पद्य की रचना छंदबद्ध होती है अथवा छंदयुक्त होती है। इसका मतलब इसमें रस, छंद, अलंकार होते हैं, और गद्य में छंद का कोई उपयोग ही नहीं होता है। दोस्तों मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं देखिए। प्रसिद्ध विद्वान लेम्बार्ड का कथन है कि पाठशाला जीवन के अंतिम वर्ष तक लिखित की अपेक्षा मौखिक कार्य उपयोगी प्रमाणित होता है। बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के लिए अधिकाधिक अवसर प्रदान करना चाहिए। मौखिक अभिव्यक्ति के लिए निम्नलिखित सोपान अपनाए जा सकते हैं। चित्र पठन, बच्चों को चित्रों का ज्ञान प्रदान कर उनसे उससे संबंधित प्रश्न पूछने चाहिए। चित्र ऐसे होने चाहिए जिनका कुछ अर्थ निकल रहा है। नैतिक कहानियों के चार्ट आते हैं, बच्चों को उन चार्टों में प्रकाशित कहानियों की अभिव्यक्ति के लिए कहा जाना चाहिए। कहानी पाठ, बच्चों को गृह कार्य के रूप में कहानी बनाकर लाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कक्षा में इन कहानियों का पाठन कराना चाहिए। इस प्रकार की मौखिक अभिव्यक्ति से बच्चे की भाषा, कल्पना शक्ति, रुचि, कथन शैली तथा मस्तिष्क का विकास होता है। इसके बाद कविता पाठ, कविता पाठ द्वारा बच्चों के उच्चारण, अक्षर अभिव्यक्ति तथा रुचि का ज्ञान होता है। फिर है अभिनय तथा अनुसरण, बच्चों को अभिनय के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इससे बच्चों के उच्चारण में सुधार होता है, उनकी शारीरिक भाषा अभिव्यक्ति, बॉडी लैंग्वेज में भी सुधार होता है। लास्ट है वाद विवाद, वाद विवाद द्वारा मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। बच्चे की झिझक व संकोच समाप्त होती है। इससे वाक पटुता तथा वाक चातुर्य में भी सुधार होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। क्रिया विशेषण, जिन शब्दों के द्वारा क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन्हें क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे कि वह धीरे धीरे चलता है। क्रिया की विशेषता, चलना क्या है, क्रिया है ना, और यहाँ पर ये जो धीरे धीरे है वो किस प्रकार चलता है, धीरे धीरे चलता है। तो ये जो चलना है इसकी विशेषता क्या है, धीरे धीरे चलना, यानी कि वह धीरे धीरे चल रहा है या तेज तेज भी चल रहा है तो वहां पर तेज तेज यहाँ पर क्रिया विशेषण होता, और अगर यहाँ पर धीरे धीरे है तो धीरे धीरे ही क्रिया विशेषण होगा। तो इस वाक्य में चलता क्या है, क्रिया है, और धीरे धीरे क्या है, उसकी विशेषता बता रहा है। तो ये जो धीरे धीरे हो गया ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है संबंध वाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। संबंध वाचक सर्वनाम, वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जो, सो, जैसा, वैसा, जिस, तिस, जिन आदि। जिसका काम ऊंचा होगा उसका नाम ऊंचा होगा। जो जागता है वह पाता है, जो सोता है वह खोता है। इन वाक्यों में जो, जिसका संबंध वाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 17 है बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। तो बहुब्रीहि समास, जिस समास में दोनों पदों के द्वारा तीसरे का बोध होता है और दोनों पदों में से कोई पद प्रधान ना हो तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। यह समास संज्ञा तथा विशेषण बनाते हैं तथा दोनों पद संज्ञा हो सकते हैं। जब इसका विग्रह किया जाता है तो दूसरे पद के जिसके रूप में भी कारक
आते हैं, केवल कर्ता और संबोधन नहीं आते हैं। जैसे कि नीलकंठ, नीलकंठ इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है, ये किसी तीसरे का अर्थ देगा, यानी कि नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। इस तरीके से। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है उपसर्ग तथा प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो प्रत्यय तथा उपसर्ग में क्या अंतर है? देखिए, सबसे पहले उपसर्ग की परिभाषा आपको पता है, उपसर्ग आगे लगते हैं। तो जो अविकारी शब्द किसी सार्थक शब्द से पहले जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। यहाँ पर कुछ मुख्य उपसर्ग दिए हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये अप उपसर्ग है। अगर इन शब्दों में लगेगा व्यय, मान, वाद में तो अपव्यय, अपमान और अपवाद हो जाएगा। अनु अगर गामी, रागी और वाद में लगेगा तो अनुगामी, अनुरागी और अनुवाद हो जाएगा। अव में अगर लगेगा तो तार, अवतार। गुण में लगेगा अवगुण। अभी अगर मान में लगेगा तो अभिमान। उदय में लगेगा तो अभ्युदय। आ अगर जन्म में लगेगा तो आजन्म। और अगर गमन में लगेगा तो आगमन। कु अगर संग में लगेगा तो कुसंग। कु अगर मार्ग में लगेगा तो कुमार्ग। दुर अगर जन में लगेगा तो दुर्जन। दुर अगर आचार में लगेगा तो दुराचार। दुर अगर उपयोग में लगेगा तो दुरुपयोग। इसी प्रकार निर अगर दोष में लगेगा तो निर्दोष। निर अगर धन में लगेगा तो निर्धन। प्र अगर वाद में लगेगा तो प्रवाद। प्र अगर कोप में लगेगा तो प्रकोप। प्र अगर ख्यात में लगेगा तो प्रख्यात। और प्र अगर मुख में लगेगा तो प्रमुख। इसके बाद प्रति अगर निधि में लगेगा तो प्रतिनिधि। प्रति अगर मास में लगेगा तो प्रतिमास। इसी प्रकार वि है, जय में लगेगा तो विजय। मल में लगेगा तो विमल। नय में लगेगा तो विनय। और देश में लगेगा तो विदेश। इसी प्रकार सह उपसर्ग है, अगर चर में लगेगा तो सहचर। और अगर सहगामी में लगेगा तो सहगामी। इस तरीके से। अब प्रत्यय की परिभाषा हम देखेंगे। प्रत्यय शब्दांश सार्थक शब्दों के अंत में जुड़कर यानी कि पीछे जुड़ करके एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि मित्र में ता प्रत्यय जोड़ने पर मित्रता। धन शब्द में वान जोड़ने पर धनवान बनता है। प्रत्यय के प्रकार, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृदंत और तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय क्रिया के अंत में जो शब्दांश लगाए जाते हैं वे कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि ई, हट, वट, पा, ता, आस, त्वा, या, हुआ आदि कृदंत प्रत्यय हैं। इसके बाद तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय जो होते हैं वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के आगे जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आगे नहीं होगा बल्कि क्या होगा, पीछे होगा या अंत में होगा। अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि अर, हारा, त्वा, पा, ई, या, इव, ता आदि तद्धित प्रत्यय हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर भी देख लिया। तो यहाँ पर आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सेकेंड सेमेस्टर के सभी विषयों को आपको अगर अच्छे से पढ़ाई करनी है तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। दोस्तों आपको हमारे चैनल पर हर एक विषय की वीडियो मिलेगी। यहाँ पर आपको आई बटन दिख रहा होगा, आई बटन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे अब तक की जितनी भी वीडियोस हमने बनाई थी आपको सभी वीडियोस की लिंक यहाँ पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक हम दे देते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर आप जैसे जुड़ेंगे हमारी जितनी भी वीडियोस हैं आपको सभी विषयों की फ्री पीडीएफ भी मिलेगी। हर एक विषय को अच्छे से आप देख सकते हो, समझ सकते हो, पढ़ सकते हो और आपको जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछ सकते हो। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में घंटी का भी निशान होगा उसको भी दबा दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंचे और आप बिना मिस किए सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। आप ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, सभी वीडियोस को देखते रहिए और लगातार ऐसे ही अपने अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहा करिए। आपके कमेंट्स, आप लोग के लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं और लगातार हमें प्रोत्साहित करते हैं आप लोगों के लिए अच्छे से वीडियोस बनाने के लिए। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।